बचपन से ना हम सभी को विज्ञान की उन बुनियादी किताबों से एक अजीब सा सुकून मिलता आया है ना? बिल्कुल। मतलब सब कुछ एकदम स्पष्ट लगता है और मापा जा सकता है। जैसे अगर कोई सेब पेड़ से गिर रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण है। सही बात है, सब कुछ बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, और तार में करंट बह रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि प्रकाश की किरणें यात्रा करके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। बिल्कुल, एक सांचे में फिट बैठता है सब। एकदम ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के नियमों को पूरी तरह से समझ लिया गया है और उन्हें एक साफ सुथरे बक्से में बंद कर दिया गया है। और देखिए, ये ना इंसानी फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मेरा मतलब है, मानव मस्तिष्क को ठोस चीजें पसंद है। हाँ, हम हमेशा चीजों को पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, जब चीजों को एक पदार्थ, एक कण या बहने वाले द्रव के रूप में लेबल कर दिया जाता है ना, तो इस जटिल दुनिया को समझना थोड़ा आसान लगने लगता है। एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है ये। एकदम सही, ये एक मानसिक शॉर्टकट है जो सदियों से काम कर रहा है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हाँ, और इसी बदलाव पर आज की हमारी एक गहन चर्चा आधारित है। हाल ही में सामने आए कुछ नए शोध और खास तौर पर संदीप चौहान की 2025 में आई 2 बेहद क्रांतिकारी किताबों के पन्नों को पलटना, सच बताऊं तो विज्ञान की इस पूरी नींव को हिला देने जैसा अनुभव था मेरे लिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये किताबें वाकई सोच को चुनौती देती हैं। हाँ, इन 2 किताबों, पहली है रीथिंकिंग एनर्जी, रिपल टेंशन नॉट सब्सटेंस, और दूसरी है लाइट, नीदर अ वेव नॉर अ फोटॉन। इन दोनों ने ना उन बुनियादी बातों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में परम सत्य मानकर चलते हैं। बिल्कुल, जो फाउंडेशनल बातें हैं। वही ना, सोचिए, क्या हो अगर ऊर्जा जैसी कोई चीज है ही नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह बहती हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात, मतलब क्या हो अगर प्रकाश ने आज तक अंतरिक्ष में 1 इंच का भी सफर तय न किया हो? और यहीं से हमारी आज की ये गहन चर्चा एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है, क्योंकि ये स्रोत सामग्री केवल भौतिकी के पुराने नियमों में कोई छोटा मोटा सुधार नहीं करती। नहीं, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को देखने का एक पूरी तरह से नया चश्मा देती है। चौहान का जो ये यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स है, या जिसे शॉर्ट में यूईडी फ्रेमवर्क कहते हैं, ये इस बुनियादी बात पर ही प्रहार करता है कि दुनिया कणों के टकराने या ऊर्जा के बहने से चलती है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा अनपैक करते हैं। शुरुआत ऊर्जा से ही करते हैं। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का वो सबसे प्रसिद्ध नियम याद है? हाँ, कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बहती है। लेकिन चौहान की किताब ना इस कॉन्सेप्ट के ऐतिहासिक जन्म को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने लाती है। हाँ, और वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब मैं तो हैरान रह गई थी ये पढ़कर कि ऊर्जा का ये विचार कोई प्राकृतिक खोज नहीं था, जैसे किसी ने जंगल में कोई नया पेड़ खोज लिया हो, वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि ऊर्जा का कॉन्सेप्ट इतिहास में कहाँ से और क्यों आया। अगर हम 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के दौर को देखें ना, तो वो समय पूरी तरह से मशीनों, कारखानों और मुनाफे का था। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक टाइम था वो। बिल्कुल। जेम्स वॉट और साडी कार्नोट जैसे इंजीनियर बस स्टीम इंजन और कोयले की दक्षता मापने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तो बस ये देखना था कि काम कैसे हो रहा है। हाँ, कारखानों के मालिकों को ये मापना था कि एक मशीन कितना काम कर सकती है और उसमें कितना कोयला लग रहा है। अरे, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से बही खाते और मुनाफे का मामला था। 100%। उन्हें एक ऐसा गणितीय टूल चाहिए था जिससे वे हिसाब लगा सकें कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसके बीच का जो अंतर है उसे कैसे संतुलित किया जाए। एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम थी ये। एकदम सही। और उसी कमी को पूरा करने के लिए वर्क और एनर्जी जैसे शब्द गढ़े गए। तो ये सिर्फ समीकरणों को संतुलित करने का एक तरीका मात्र था। हाँ, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब दशकों और सदियों के बीतने के साथ विज्ञान ने इस गणितीय उपकरण को एक भौतिक वास्तविकता मान लिया। मतलब लोग भूल गए कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। ये मान लिया गया कि ऊर्जा कोई जादुई पदार्थ है या कोई अदृश्य ईंधन है जो मशीनों में, तारों में और यहाँ तक कि हमारे इंसानी शरीर के अंदर भी भरा हुआ है और बह रहा है। और यहीं पर चौहान का यूईडी फ्रेमवर्क उस पुरानी सोच को पूरी तरह खारिज कर देता है ना? इस नए सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड खाली नहीं है जिसमें चीजें बस तैर रही हों। बिल्कुल नहीं।
इसके बजाय ये एक स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम एनर्जी या एसवीई फील्ड से भरा हुआ है। मतलब ये कोई उबलता हुआ खालीपन नहीं है, बल्कि एक बेहद शांत, सुव्यवस्थित और पूरी तरह से संतुलित ज्यामितीय क्षेत्र है। एक बहुत ही स्टेबल फील्ड। हाँ, और जिसे अब तक हम ऊर्जा कहते रहे हैं, वो असल में कोई पदार्थ या बहने वाली चीज है ही नहीं। और ये ना भौतिकी में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। यूईडी हमें समझाता है कि जब इस बेहद शांत और संतुलित एसवीई फील्ड में किसी भी तरह की विकृति, सिकुड़न या तनाव पैदा होता है तो उसे रिपल टेंशन कहा जाता है। रिपल टेंशन मतलब कोई द्रव नहीं बह रहा है। बिल्कुल नहीं। ऊर्जा कोई द्रव नहीं है, ये केवल उस ज्यामिति तनाव का नाम है। जब ब्रह्मांड अपनी उस खोई हुई शांति और संतुलन को वापस पाने की कोशिश करता है ना, उस तनाव को सुलझाने का प्रयास करता है, तो उस संघर्ष और हलचल को इंसान ऊर्जा का प्रवाह समझ लेते हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं सोच रही थी, मान लेते हैं कि एक बहुत ही चिकनी, बिना सिलवट वाली रेशमी बेडशीट है। ठीक है, जो एसवीई फील्ड का प्रतिनिधित्व कर रही है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर उस बेडशीट को बीच से चुटकी में पकड़कर थोड़ा मरोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसमें चारों तरफ सिलवटें और एक तनाव पैदा हो जाएगा। हाँ, एक रिपल बन जाएगा वहां। वही, ये रिपल टेंशन है। अब जैसे ही उस मरोड़ को हम छोड़ेंगे, वो बेडशीट वापस अपनी चिकनी अवस्था में लौटने के लिए फड़फड़ाएगी और अपनी सिलवटों को सीधा करेगी। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। देखिए, जब वो बेडशीट फड़फड़ाकर वापस शांत हो रही होती है तो उसमें से कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल रहा होता है। हाँ, और न ही कोई ईंधन जल रहा होता है। बिल्कुल, वो सिर्फ अपना ज्यामितीय तनाव खत्म कर रही है। क्लासिकल भौतिकी में उसी फड़फड़ाहट को हम ऊर्जा का प्रवाह मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये केवल एक तनाव का सुलझना है। ये नजरिया तो बुनियादी चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए, क्या संदेह है? अगर ऊर्जा कोई बहने वाली चीज नहीं है, तो फिर बिजली का क्या? मतलब घरों में जो करंट दौड़ रहा है, जो ये पंखे और कंप्यूटर चला रहा है, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि अब तक तो यही पढ़ाया गया है ना कि तार पानी के पाइप की तरह हैं और इलेक्ट्रॉन पानी की बूंदों की तरह उनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह रहे हैं। और देखिए, बिजली के बारे में यह धारणा शायद विज्ञान का सबसे ज्यादा टिकाऊ और सबसे गलत भ्रम है। यूईडी इस प्रवाह या फ्लो वाले विचार को पूरी तरह से नकारता है। मतलब कोई बहाव नहीं है? नहीं, बिजली तारों में बहते हुए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नहीं है। अगर बैटरी के काम करने के तरीके को गहराई से समझें तो एक बैटरी किसी पाइप में पानी को धक्का देने वाले पंप की तरह काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर वो करती क्या है? इसके अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं वास्तव में एसवीई फील्ड में एक असुविधा या एक बहुत ही मजबूत रिपल टेंशन पैदा करती हैं। बैटरी एसवीई फील्ड में बस एक गांठ या तनाव का केंद्र बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तांबे का तार बैटरी से जुड़ा है, वो कोई खोखला रास्ता या पाइप नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एसवीई फील्ड का एक ऐसा चैनल है जो इस तनाव के प्रति बहुत सेंसिटिव है। एकदम सही पकड़े हैं। जिसे हम करंट कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की यात्रा नहीं है। तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मीलों दूर बहकर कहीं नहीं जाते। ओहो, तो फिर होता क्या है? इसके बजाय पूरा का पूरा एसवीई फील्ड एक साथ अपनी असुविधा को सुलझाने का प्रयास करता है। तनाव के इस एक साथ सुलझने की प्रक्रिया को चवान रिपल नेगोशिएशन कहते हैं। एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ी थोड़ी गले नहीं उतर रही। अच्छा, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन तार में दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो फिर ये कैसे संभव है कि जब दीवार पर लगा स्विच दबाया जाता है तो मीलों दूर लगा बल्ब तुरंत जल जाता है? तुरंत असर कैसे होता है? हाँ, अगर तार के अंदर कुछ यात्रा ही नहीं कर रहा है तो इतनी जल्दी और इतनी दूर असर कैसे हो रहा है? ये तो जादू जैसा लगता है। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब तंत्र के काम करने के तरीके में छिपा है। अगर इसे एक फील्ड वाइड ट्विच यानी पूरे फील्ड में एक साथ होने वाली हलचल की तरह देखा जाए तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। कैसे? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा पूरी तरह से शांत तालाब है। अगर उस तालाब के एक कोने में एक भारी पत्थर फेंका जाए तो क्या होगा? लहरें उठेंगी। बिल्कुल, पानी की लहरों का पैटर्न लगभग तुरंत पूरे तालाब में फैल जाता है और दूसरे कोने पर मौजूद पत्तों में भी हलचल महसूस होने लगती है। हाँ, और सबसे अहम बात यह है
कि तालाब के एक कोने का पानी असल में बहकर दूसरे कोने तक नहीं जाता। एकदम सही। पानी के कण अपनी ही जगह पर बस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन लहर का तनाव पूरे तालाब में फैल जाता है। सटीक। वहां पानी का कोई ट्रांसफर या प्रवाह नहीं हुआ है, बल्कि पूरे सिस्टम ने एक साथ उस तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन केवल उस एसवीई फील्ड के तनाव के कारण अपनी जगह पर ही एक तरह का एडजस्टमेंट या कंपन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ते? नहीं, स्विच ऑन करते ही पूरा फील्ड एक साथ उस रिपल टेंशन को सुलझाने के लिए काम करता है। बल्ब इसलिए नहीं जलता क्योंकि बैटरी से निकलकर कुछ वहां पहुंच गया है। तो क्यों जलता है? वो इसलिए जलता है क्योंकि फील्ड उस विशिष्ट बिंदु पर अपना तनाव खत्म कर रहा है। बाप रे, ये तो सच में सोचने का नजरिया ही पलट देता है। पर चलिए, अगर ये बात सच है कि बिजली का बहना और कुछ नहीं, बस फील्ड के तनाव का सुलझना है, तो फिर उस सिद्धांत का क्या जिसमें कहा जाता है कि द्रव्यमान खुद ऊर्जा में बदल जाता है? आप आइंस्टीन के सिद्धांत की बात कर रही हैं? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बारे में क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर समीकरण E=mc² तो यही बताता है ना कि परमाणु बम में थोड़ा सा द्रव्यमान जादुई रूप से एक विशाल और विनाशकारी ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए, आइंस्टाइन का यह समीकरण विज्ञान के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया समीकरण है। अच्छा, ऐसा क्यों? यूईडी ये स्पष्ट करता है कि E=mc² का मतलब ये कतई नहीं है कि द्रव्यमान नष्ट होकर ऊर्जा बन जाता है। इसे एक मुद्रा विनिमय या करेंसी एक्सचेंज रेट की तरह समझा जाना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज रेट? हाँ, जैसे किसी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। ये केवल एक गणितीय संबंध बताता है कि एक निश्चित द्रव्यमान के साथ कितना तनाव जुड़ा हुआ है। मतलब कोई फिजिकल कन्वर्जन में ही है? नहीं, ये कोई भौतिक कीमिया नहीं है जहां एक चीज जादुई रूप से दूसरी बन जाती है। लेकिन अगर परमाणु विखंडन में, जिसे हम फिशन कहते हैं, उसमें कोई पदार्थ नष्ट होकर ऊर्जा नहीं बन रहा है, तो यूरेनियम के टूटने पर इतनी भयंकर गर्मी, रोशनी और तबाही कहाँ से आती है? हाँ, वो तबाही तो असली है। बिल्कुल, वो विनाशकारी शक्ति कोई भ्रम तो नहीं है ना? वो शक्ति भ्रम नहीं है, लेकिन उसका स्रोत वो नहीं है जो हम सोचते हैं। इसका जवाब एसवीई फील्ड की ज्यामिति में छिपा है। ज्यामिति? कैसे? देखिए, एक भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम एसवीई फील्ड में एक बहुत ही अत्यधिक तनावग्रस्त ज्यामिति है। ये एक ऐसे स्प्रिंग की तरह है जिसे उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा कसकर दबाया गया है। और वो स्प्रिंग लगातार उस दबाव से संघर्ष कर रहा है? बिल्कुल। जब विखंडन होता है तो वो अत्यधिक तनावग्रस्त ज्यामिति टूटकर छोटे, अधिक शांत और स्थिर पैटर्नों में बदल जाती है। अरे वाह! और संलयन यानी फ्यूजन के मामले में, जो सूरज के केंद्र में लगातार हो रहा है, हाँ, वहां क्या होता है? वहां दो छोटे तनावग्रस्त परमाणु जैसे हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक बड़ा लेकिन अधिक स्मूथ और शांत ज्यामिति वाला परमाणु जैसे हीलियम बनाते हैं ना? एकदम सही। दोनों ही मामलों में, चाहे विखंडन हो या संलयन, जो मास डिफेक्ट या द्रव्यमान में कमी मापी जाती है, वो इसलिए नहीं है कि कोई पदार्थ अस्तित्व से बाहर हो गया है। तो वो कमी क्यों दिखती है? वो कमी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उनका रिपल फुटप्रिंट फील्ड में पहले से ज्यादा सुव्यवस्थित और छोटा हो गया है। क्या बात है! जिसे विज्ञान विशाल ऊर्जा का निकलना कहता है, वो वास्तव में ब्रह्मांड का अपने सबसे भारी ज्यामितीय तनावों को कम करके एक गहरी राहत की सांस लेना है। एक गहरी राहत की सांस। ये ब्रह्मांड को देखने का एक बेहद खूबसूरत नजरिया है। यानी परमाणु बम के फटने पर या सूरज के धधकने पर कोई ईंधन नहीं जल रहा है। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड बस अपने सबसे बड़े और जटिल तनावों को सुलझाकर शांति खोज रहा है। स्टिलनेस। हाँ, विनाश की जगह ये ब्रह्मांड का संतुलन की ओर लौटने का एक बहुत ही तीव्र और हिंसक प्रयास है। बिल्कुल, और ये विचार ना एक पूरी तरह से नई दार्शनिक और वैज्ञानिक जमीन तैयार करता है, जहाँ ब्रह्मांड मशीनी गति या ईंधन की खपत से नहीं चलता, हाँ, बल्कि शांति की तलाश से संचालित होता है। लेकिन अगर बड़े से बड़ा परमाणु धमाका केवल ब्रह्मांड की राहत की सांस है और कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह असल में बह नहीं रहा है, हाँ, तो फिर प्रकाश का क्या? लाइट। हाँ, लाइट। अगर ऊर्जा कोई चीज नहीं है, तो सूर्य की किरणें अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके धरती तक कैसे पहुंचती हैं? विज्ञान तो यही कहता है ना कि प्रकाश इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली चीज है। और यहीं पर चौहान की दूसरी किताब का सिद्धांत सबसे ज्यादा क्रांतिकारी रूप लेता है। यूईडी स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि प्रकाश कोई यात्री नहीं है। यात्री नहीं है? नहीं, ये न तो कोई तरंग है जो अंतरिक्ष के महासागर में तैरती है, और न ही ये फोटॉन नाम का कोई कण है जो बंदूक की गोली की तरह शून्य में दागा जाता है।
तो फिर ये है क्या? प्रकाश वास्तव में अंतरिक्ष में कुछ भी यात्रा नहीं करता है, शून्य दूरी तय की जाती है। शून्य दूरी? देखिए, ये बात तो आसानी से गले नहीं उतर रही। मैं समझ सकता हूँ। अगर प्रकाश यात्रा नहीं करता, कोई तरंग या कण अंतरिक्ष में नहीं दौड़ रहा है, तो फिर प्रकाश आखिर है क्या? यूईडी के अनुसार प्रकाश एक अलाइनमेंट हैंडशेक है। अलाइनमेंट हैंडशेक? हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड एक ही एसवीई फील्ड से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब एक देखने वाले यानी ऑब्जर्वर और एक वस्तु के बीच इस फील्ड में एक ज्यामितीय तालमेल या अलाइनमेंट बैठता है, ठीक उसी पल प्रकाश प्रकट होता है। अच्छा, तो ये कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, प्रकाश कोई वस्तु नहीं है जिसे डिब्बे में बंद किया जा सके। ये एक घटना है, एक तालमेल का परिणाम है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। बताइए। रात को आसमान में देखने पर जो तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, विज्ञान कहता है कि वे लाखों करोड़ों साल पुराने दृश्य हैं। हाँ, बिल्कुल कहता है। कहा जाता है कि उन तारों का प्रकाश लाखों साल पहले वहां से निकला था और आज हमारी आंखों तक पहुंचा है। अगर कोई कण वहां से चला ही नहीं है, तो फिर वो पुराना दृश्य कैसे दिख रहा है हमें? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही वो जगह है जहां हमारी पुरानी मान्यताएं सबसे ज्यादा चुनौती महसूस करती हैं। असल में हम उस देरी को यात्रा समझ लेते हैं। देरी को यात्रा मतलब? यूएडी के अनुसार किसी दूरस्थ आकाशगंगा से कोई फोटोन लाखों साल का लंबा सफर तय करके किसी की आंख तक नहीं आ रहा है। वो तारा या आकाशगंगा एसवी फील्ड में यहीं इसी पल मौजूद है। तो फिर वो लाखों साल का वक्त क्या है जिसे हम दूरी और यात्रा का समय मानते हैं? वो वास्तव में केवल इस अलाइनमेंट या तालमेल को स्थापित होने में लगने वाली देरी है। जवान इसे फील्ड डिले कहते हैं। फील्ड डिले? क्या इसे समझने के लिए किसी रोजमर्रा की तकनीक का उदाहरण लिया जा सकता है? जैसे जब इंटरनेट पर कोई बहुत भारी और जटिल वेबसाइट लोड की जाती है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो वेबसाइट किसी दूसरे देश के सर्वर से हमारे कंप्यूटर के अंदर उड़कर नहीं आती, बल्कि हमारे कंप्यूटर और सर्वर के बीच एक नेटवर्क के जरिए तालमेल बिठाया जाता है। बिल्कुल। और उस तालमेल या हैंडशेक में सर्वर और नेटवर्क की क्षमता के कारण कुछ समय लगता है। ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। फील्ड में भी ठीक ऐसा ही होता है। जिसे भौतिकी में प्रकाश की गति या सी कहा जाता है ना, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, वो अंतरिक्ष में किसी कण के दौड़ने की गति नहीं है। तो वो क्या है? वो एसवीई फील्ड की अपनी रिपल को सुलझाने की अधिकतम दर है। मैक्सिमम रेट। हाँ, ये ब्रह्मांड की वो स्पीड लिमिट है जिस पर एसवीई फील्ड किसी भी नए अलाइनमेंट या हैंडशेक को प्रोसेस कर सकता है। तारे और आंख के बीच का ये हैंडशेक स्थापित होने में समय लगता है, क्योंकि फील्ड की प्रोसेसिंग स्पीड सीमित है। उफ, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आसमान में जो हम देख रहे हैं वो कोई पुराना पोस्टकार्ड नहीं है जो ब्रह्मांड के डाकिया द्वारा यात्रा करके लाया गया है। बिल्कुल नहीं। वो ब्रह्मांड के एसवीई फील्ड के साथ उसी पल का एक सीधा हैंडशेक है, जिसे पूरी तरह से सेट होने में फील्ड के नियमों और प्रोसेसिंग लिमिट के कारण थोड़ा समय लगा है। एकदम सही। और ये सिद्धांत सीधे तौर पर हमारे देखने की प्रक्रिया या विजन के जीव विज्ञान की ओर ले जाता है। बायोलॉजी की ओर। हाँ, अगर प्रकाश कोई बाहरी चीज नहीं है जो उड़कर आंखों के रेटिना से टकराती है, तो फिर इंसान या जानवर देखते कैसे हैं? हमारी आंखें काम कैसे करती हैं? हाँ, क्योंकि अब तक तो यही माना जाता रहा है कि आंखें कैमरे की तरह है। बिल्कुल। कण यानी फोटोन अंदर आते हैं और रेटिना पर एक उल्टी तस्वीर बन जाती है जिसे दिमाग सीधा कर लेता है। लेकिन यूवीडी दृष्टि की इस पूरी पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी में बदल देता है। सक्रिय भागीदारी? हाँ, देखना केवल बाहर से जानकारी प्राप्त करना नहीं है, ये एसवी फील्ड के साथ मिलकर वास्तविकता को स्थिर करने की एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम या शॉर्ट में एटीटी कहते हैं। तो ये एटीटी काम कैसे करता है? आंखों और मस्तिष्क के स्तर पर इसका क्या मतलब है? देखिए, एटीटी वो न्यूनतम समय या तनाव की सीमा है जो एसवी फील्ड और किसी भी जैविक शरीर जैसे कि आंख के रिसेप्टर्स और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच एक सफल हैंडशेक को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो हमारे रिसेप्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लगातार फील्ड के तनाव को महसूस कर रहे हैं। जब तक ऐसी फील्ड का तनाव किसी जीव के निजी एचईटी को पार नहीं करता, तब तक वो विशिष्ट वस्तु या घटना उस जीव के लिए पूरी तरह से अदृश्य रहती है।
अदृश्य रहती है। हाँ, और जैसे ही वो सीमा पार होती है, न्यूरॉन्स फील्ड के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और वास्तविकता दृश्यमान हो जाती है। दृष्टि कोई एक तरफा डिलीवरी नहीं है, ये जीव और ब्रह्मांड के बीच एक सहनिर्मित घटना है। तो ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि बाहर क्या है, बल्कि इस बात पर भी पूरी तरह निर्भर है कि देखने वाले का बायोलॉजिकल सिस्टम किस चीज के साथ अलाइन होने के लिए तैयार है। एकदम सही समझे आप। मुझे याद आ रहा है, इस बात को शिकारी पक्षियों जैसे बाज या चील के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल। एक बार सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ते हुए जमीन पर दौड़ते एक छोटे से चूहे को स्पष्ट देख लेता है। हाँ, और ऐसा इसलिए नहीं है कि बाज की आंखों में बेहतर लेंस लगे हैं। बिल्कुल नहीं। USTD के अनुसार बाज के नर्वस सिस्टम का ATT इंसानों की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि वे SV फील्ड के साथ इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से हैंडशेक कर लेते हैं। हाँ, अगर इसे वीडियो की भाषा में कहा जाए तो उनका फ्रेम रेट इतना तेज होता है कि वे फील्ड के अलाइनमेंट को बहुत तेजी से रिफ्रेश कर पाते हैं। ऐसा लगता है मानो वे दुनिया को स्लो मोशन में देख रहे हों। सही कहा। उनके लिए वो तेजी से भागता हुआ चूहा बिल्कुल स्थिर और स्पष्ट होता है, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम उस तनाव को इंसानों से पहले सुलझा लेता है। ये एकदम सही विश्लेषण है। उनका बायोलॉजिकल सिस्टम उन्हें SVE फील्ड के सूक्ष्म तनावों को इतनी तेजी से सुलझाने की अनुमति देता है कि वे उन घटनाओं को देख लेते हैं जो शायद एक इंसान की नज़र से पूरी तरह चूक जाएंगी। तो अगर हम इन सारी जटिल अवधारणाओं को समेटें, चाहे वो ऊर्जा का भ्रम हो, बिजली का तनाव हो या प्रकाश का अलाइनमेंट हो, इन सबका असल मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मांड कोई ऐसी मशीन नहीं है जो ऊर्जा की गोलियां लाग रही है। बिल्कुल। बल्कि हर एक जीव अपनी चेतना, अपने जीव विज्ञान और अपने ध्यान के जरिए इस विशाल ब्रह्मांड के साथ लगातार तालमेल बिठा रहा है। इंसान सिर्फ सिनेमा हॉल में बैठे निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वे वास्तविकता को दृश्यमान बनाने वाले सह-निर्माता हैं। ये शायद इन पुस्तकों का सबसे गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष है। ये विज्ञान के पूरे ढांचे को बदल देता है। सच में। इस नए नजरिए से भौतिकी सिर्फ प्रयोगशालाओं के ठंडे प्रयोगों या गणित के शुष्क पन्नों तक सीमित नहीं रह जाती। क्लासिकल फिजिक्स में हमेशा ये सिखाया कि दुनिया एक लड़ने, खपत करने और घर्षण पैदा करने वाली मशीन है, जहां काम करने के लिए ऊर्जा जलानी पड़ती है, नष्ट करनी पड़ती है। और इसके विपरीत UED हमें बताता है कि ब्रह्मांड मशीनी गति या किसी बाहरी बल से नहीं चलता। एकदम सही। ब्रह्मांड का हर एक कार्य, चाहे वो बादलों के बीच बिजली का कड़कना हो, परमाणु का टूटना हो या आंखों से किसी चेहरे को देखना हो, ये सब केवल SVE फील्ड में पैदा हुए रिपल टेंशन को सुलझाने और एक गहरी स्थिरता की तलाश का परिणाम है। सब कुछ शांति की ओर लौटना चाहता है। ये दृष्टिकोण दुनिया को एक कब्जा करने वाली और थका देने वाली मशीन के रूप में देखने के बजाय एक तालमेल खोजने वाले शांत फील्ड के रूप में देखना सिखाता है। बिल्कुल। ये विज्ञान में एक तरह का ठहराव और गहरी कनेक्टिविटी वापस लाता है, जहां कण अलग अलग नहीं है, बल्कि सब कुछ एक ही फील्ड की सिलवटों के रूप में आपस में जुड़ा हुआ है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर कर देता है। अब शायद जब भी मैं कोई स्विच ऑन करूंगी तो इलेक्ट्रॉनों के अंधाधुंध दौड़ने की कल्पना करने के बजाय उस शांत तालाब में एक कंकड़ गिरने और पूरे फील्ड के एक साथ प्रतिक्रिया करने का विचार मेरे मन में आएगा। ये बहुत खूबसूरत ख्याल है। और रात को आसमान में तारों को देखते हुए प्रकाश के लाखों साल के थका देने वाले सफर के बारे में सोचने के बजाय उस हैंडशेक के बारे में सोचा जा सकता है जो उसी क्षण देखने वाले और उस तारे के बीच इस विशाल SVE फील्ड में हो रहा है। बिल्कुल, ये एक तुरंत होने वाला कनेक्शन है। ये चर्चा भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पन्नों को नए सिरे से लिखने पर मजबूर करती है, लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ा जा सकता है जो शायद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करे। वो क्या है? अगर हम ये मान लें कि हमारे आसपास का पूरा भौतिक ब्रह्मांड, तारे, बिजली, गुरुत्वाकर्षण केवल एक अदृश्य SVE फील्ड में रिपल टेंशन का सुलझना मात्र है, तो फिर इंसान के अपने दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बहुत दिलचस्प। जो विचार लगातार उठते हैं, जो गहरी भावनाएं महसूस होती हैं और जो अदृश्य ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं, क्या वे भी इसी विशाल SVE फील्ड में केवल तनाव और अलाइनमेंट का खेल है?
सोचने वाली बात है। क्या हमारी इंसानी चेतना भी ब्रह्मांड की इसी शांति की तलाश का हिस्सा है? इस भारी शोर शराबे और निरंतर भागदौड़ के बीच ये सोचना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट में हमारा अपना स्थान कहाँ है और हम किस शांति की तलाश में हैं।